नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं संतुलित आहार, भोजन का कैलोरी मान और वजन प्रबंधन का भाग 2। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका ये वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। हमारी वेबसाइट है indianjobexchange.com, वहाँ पर आप भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आपका 21 प्रश्न है कि ज्यादा शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति के भोजन में किस पोषक तत्व की मात्रा अधिक होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, कार्बोहाइड्रेट की। किसकी होनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट की। ज्यादा श्रम जो करता है व्यक्ति, उसके भोजन में किस पोषक तत्व की मात्रा अधिक होनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट की। अगला प्रश्न है आपका कि बच्चों की शारीरिक वृद्धि के लिए किस पोषक तत्व की जरूरत होती है? तो प्रोटीन की होती है। प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है वह ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रायः बालिकाओं एवं विवाहिता महिलाओं में किस पोषक तत्व की कमी हो जाती है? तो लौह पोषक तत्व की कमी हो जाती है। लौह पोषक तत्व की कमी से कौन सी बीमारी होती है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे यहाँ पर इसका उत्तर लिखा है एनीमिया होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी मात्रा में जल पीना चाहिए? तो उसका सही उत्तर है आपका डी, 8 से 10 गिलास। कितना? 8 से 10 गिलास। हमारे शरीर के कुल भार का लगभग 70% भाग जल से निर्मित है। ये भोजन को तोड़ने एवं भोजन को रासायनिक पदार्थ और गैसों के परिवहन के लिए आवश्यक तत्व है। हमें प्रतिदिन 8 से 10 गिलास जल पीना चाहिए। 3 से 4 लीटर इतना आपको कम से कम जल पीना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि फाइबर युक्त आहार मुख्यतः सहायक होता है। फाइबर युक्त यानी कि रेशे युक्त, जिसको रुक्षांश भी कहते हैं, वो युक्त आहार मुख्यतः किस में सहायक होता है? तो ये आपके पाचन में सहायक होता है। क्लियर है आपको? तो प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम फाइबर ग्रहण करना चाहिए। यह आपकी हरी पत्तेदार सब्जियों में, अनाजों में, दालों में, अंकुरित अनाजों में बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि अपने शरीर के वजन बढ़ने के भय से भोजन न करने की बीमारी कहलाती है। क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर है आपका बी, एनोरेक्सिया नर्वोसा। क्या कहलाती है? एक समय आता है व्यक्ति को डर लगने लगता है कि उसका वजन बढ़ जाएगा और फिर वो भोजन करना कम कर देता है। ऐसे में उसको एक बीमारी होती है एनोरेक्सिया नर्वोसा। अभी हाल ही में एक महिला थी, सही देश नहीं मुझे उनका याद है, वो उनको ये वजन ना बढ़े मेरा, इसलिए वो केवल लिक्विड डाइट लेती थी और ज़्यादातर जूस और काढ़ा पीती थी। उनकी 22 साल में ही मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है आपका कि एनोरेक्सिया नर्वोसा एक मनोवैज्ञानिक और भोजन विकार है जिसमें व्यक्ति को भय रहता है कि कहीं भोजन करने से उसका वजन न बढ़ जाए, जिसके कारण वह बहुत कम मात्रा में भोजन ग्रहण करता है और कुपोषित हो जाता है। और जब कुपोषित होगा व्यक्ति तो उसे बीमारियां लगेंगी, और जब बीमारियां लगेंगी तो सीधी सी बात है उसकी मृत्यु निश्चित है, अगर सही समय पर इलाज नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है आपका 27। एक व्यक्ति बार बार अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करता है और वजन बढ़ने से बचने के लिए उल्टी करता है। वह किस प्रकार से विकार से ग्रसित है? इसका सही उत्तर है आपका ए, बुलिमिया नर्वोसा। क्या? बुलिमिया नर्वोसा। कुछ लोग होते हैं, मैंने देखा है एक लोग को, मेरी नज़र में भी है, कि वो क्या करती हैं, पहले तो खूब खा लेती हैं, फिर थोड़ी देर में जाके उल्टी कर देती हैं उंगली डाल के मुंह में। अब ऐसा क्यों करती हैं? वो कहती हैं उनको उल्टियाँ आती हैं पर ऐसा लगता नहीं है। बुलिमिया नर्वोसा भोजन विकार से ग्रसित व्यक्ति बार बार अधिक मात्रा में भोजन करता है और वजन बढ़ने से बचने के लिए उल्टी करता है। अगला प्रश्न है आपका कि कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा आवश्यकता होती है। तो 3600 से 4000 किलो कैलोरी तक आवश्यकता होती है, जो बहुत ही ज्यादा कठोर परिश्रम करता है। ये कैसे कैलोरी निकालते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से परिश्रम करने वाले व्यक्ति की कैलोरी निकाली जाती है।
अगला प्रश्न है आपका कि एक साधारण कार्य करने वाली महिला की दैनिक ऊर्जा आवश्यकता होती है, कितनी होती है? इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन 1900 किलो कैलोरी। अब कहीं पर आपको ये 1800 से 2000 किलो कैलोरी लिखा होगा, कहीं पर आपको सीधे 1900 लिखा होगा, तो आपको सबसे सटीक ऑप्शन चयन करना होता है। क्लियर है आपको? तो 1900 किलो कैलोरी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न से कौन अति पोषण में होने वाला रोग नहीं है? तो उसका सही उत्तर है आपका डी, स्कर्वी जो होता है आपका, ये अति पोषण से नहीं होता है, ये विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सुपोषित व्यक्ति का लक्षण नहीं है? सही उत्तर है आपका सी, मोटापा। सही समय पर गहरी नींद लेने वाला, सही पाचन और सुगठित शरीर वाला व्यक्ति सुपोषित होता है, जबकि मोटापाग्रस्त व्यक्ति अतिपोषण का शिकार होता है, जो कुपोषित का एक अवस्था होती है। अगला प्रश्न है आपका कि खनिज लवण हमारे शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत भाग का निर्माण करते हैं? सही उत्तर है आपका 4 से 5%। हमारे शरीर में लगभग 19 खनिज लवण पाए जाते हैं। ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए जब भी आप अपने एग्जाम हॉल में पहुंचे। और कृपया वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई ज्ञात करने के लिए किन तथ्यों की आवश्यकता होती है, यह आपको बताना है। इसका सही उत्तर है आपका सी, वजन एवं लंबाई दोनों की। वजन और लंबाई अगर आपको पता है तो उसका बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स आप ज्ञात कर पाएंगे। इसका सूत्र मैंने कल पिछली क्लास में भी आपको बताया था। बॉडी मास इंडेक्स वजन किलोग्राम में, उसमें भाग देंगे लंबाई मीटर में और उसका स्क्वायर कर देंगे। क्लियर आपको? तो फिर आपको बीएमआई पता चल जाएगी। अब संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं उसको समझ लीजिए। देखिए, संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? एक तो आपका मुख्यतः आयु होती है। आयु के हिसाब से आपका संतुलन आहार बदल जाएगा। लिंग होता है आपका, जेंडर क्या है, महिला है या पुरुष है। व्यवसाय क्या करते हैं आप, यानी कि मेहनत कितनी करते हैं। शारीरिक संरचना कितनी है आप, कैसी है आपकी, आप 6 फुट के हैं या 5 फुट के हैं या 3 फुट के हैं, या आपका कोई बीमारी है या कुछ है। ये सारी चीज़ें आपको संतुलित आहार आपके लिए परिभाषित करने के लिए महत्वपूर्ण है। विशेष शारीरिक अवस्था, एक गर्भावस्था आता है और दूसरा आता है स्तनपान अवस्था। तो ये दोनों अवस्थाओं में भी संतुलित आहार की जो श्रेणी है वो बदल जाती है। जलवायु एवं भौगोलिक स्थिति, जैसे चीन के व्यक्ति के लिए, जम्मू कश्मीर के व्यक्ति के लिए और चेन्नई के व्यक्ति के लिए जो संतुलित आहार है वो दोनों अलग अलग होगा, क्योंकि वहाँ की जलवायु अलग है। आय एवं खाद्य पदार्थों के मूल्य से भी निर्धारित किया जाता है कि अगर व्यक्ति गरीब है तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण हो सकता है ना। अगर कोई चीज़ महंगी है तो वो संतुलित आहार में नहीं आएगी। संतुलित आहार में मतलब आपकी जो जेब में पैसा है उसमें आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से वो आहार आप ग्रहण कर सकें, वही संतुलित होता है। ये नहीं कि संतुलित आहार के चक्कर में आप बहुत ही हजारों रुपए किलो चीज़ लेने चले गए, नहीं। जो आपकी आय के अनुसार संतुलित हो वही संतुलित आहार है। अगला प्रश्न है आपका कि एक सामान्य भार वाले व्यक्ति का बीएमआई स्कोर कितना होता है? इसका सही उत्तर है आपका 18.5 से 24.9 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। कम वजन तब होगा जब आपका बीएमआई स्कोर 18.5 से नीचे होगा। अधिक वजन तब आपका होगा जब 25 से 29.9 आपका बीएमआई स्कोर होगा। यह सब आपको बताया जा चुका है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में शरीर का वजन बढ़ता है? ग्रहण की गई कैलोरी जब खर्च की गई कैलोरी से ज्यादा हो जाती है तो आपके शरीर का वजन बढ़ने लगता है। अगला प्रश्न है आपका कि यदि मानव शरीर द्वारा भोजन से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा के बराबर हो तो उसका वजन, सही आंसर है आपका संतुलित रहेगा। यानी कि जितनी आपने ऊर्जा ग्रहण की उतनी ही आपने खर्च कर दी, तो फिर आपके शरीर का वजन ना तो घटेगा और ना ही बढ़ेगा, संतुलन की स्थिति में रहेगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन शरीर का वजन कम करने में सहायक नहीं है? इसका सही उत्तर है आपका बी, वसा का सेवन। वसा का सेवन करने से आपके शरीर का वजन बढ़ सकता है, लेकिन वसा का सेवन आपको एक निश्चित मात्रा में अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि हमारे दिमाग को और हमारी इस त्वचा को
सही रूप से कार्य करने के लिए वसा की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है। तो वसा को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ देना है, शुद्ध वसा का प्रयोग करना है। अगला प्रश्न है आपका कि हमारे शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन से बना होता है। इसका सही उत्तर है आपका 20% भाग प्रोटीन से बना होता है। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका कि प्रायः किशोरावस्था में भोजन से जुड़ी कौन सी समस्याएं पाई जाती हैं। अनियमित भोजन, कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, कभी भी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं। स्नैक्स का उपयोग, अब इन्हें स्नैक्स के नाम पे क्या खाते हैं, फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, मोमोज खाते हैं, ये नुकसान करता है। फास्ट फूड में भी आपका मोमोज, चाउमीन आ जाता है, ये भी नुकसान करता है। तो किशोरावस्था में प्रायः अनियमित भोजन, फास्ट फूड और स्नैक्स का उपयोग तथा डाइटिंग की समस्याएं पाई जाती हैं। क्लियर है आपको। तो ये सारी चीजें आपको कंठस्थ हो गई होंगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन 40 प्रश्नों में आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए। अब कैलोरीज की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं उसको हम समझ लेते हैं। टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ कैलोरीज, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिएगा। मनुष्य के शरीर के लिए कैलोरीज की संख्या ज्ञात करने का निम्न आधार होते हैं। पहला आधार होता है आधारीय उपापचय दर, यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट, और दूसरा होता है अतिरिक्त ऊर्जा दर, यानी कि एक्स्ट्रा हीट रेट। आधारीय उपापचय दर कैसे काम करता है, पहले ये बात कर लेते हैं। तो आधारीय उपापचय दर बीमार व्यक्ति की वह सामान्य ऊर्जा होती है जो उसके आराम की स्थिति में शरीर के अंगों द्वारा स्वचालित रूप से कार्य करने में आहार के उपापचन के लिए खर्च होती है। किसी व्यक्ति के लिए कैलोरी की संख्या ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का उपयोग किया जाता है। शरीर का भार किलोग्राम में होना चाहिए, गुणा करेंगे 24 घंटे का और 1 कैलोरी का। पुरुषों का आधारीय उपापचय दर स्त्रियों से अधिक होता है। वृद्धावस्था में आधारीय उपापचय दर कम हो जाती है। ये जो लाइन नीचे लिखी है, ये चारों लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको याद करेंगे तो एक ना एक प्रश्न आपका परीक्षा में यहां से मिल सकता है। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है अतिरिक्त ऊर्जा दर, यानी कि एक्स्ट्रा हीट रेट। सामान्य ऊर्जा दर के अलावा व्यक्ति की दिनचर्या व कार्यभार के अनुसार उसे अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता भी होती है। सामान्यतः प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करने के बाद व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर निम्नलिखित कैलोरीज की आवश्यकता होती है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए 70 कैलोरी में आप 8 घंटे का गुणा कर देंगे तो उसको 560 कैलोरीज की आवश्यकता होगी। और दो हल्का परिश्रम करने वाला व्यक्ति जो है उसके लिए 100 कैलोरीज का 8 घंटे में गुणा कर देंगे तो 800 कैलोरीज की आवश्यकता होगी। अगर भारी परिश्रम करने वाला व्यक्ति है तो उसको 200 कैलोरी में 8 घंटे का गुणा करेंगे और उसे 1600 कैलोरीज की आवश्यकता होगी। अगर कठोर परिश्रम करने वाला व्यक्ति है तो 300 कैलोरीज में 8 का गुणा करेंगे और उसे 2400 कैलोरीज अतिरिक्त की आवश्यकता होगी। किसी व्यक्ति की प्रतिदिन कैलोरीज की आवश्यकता ज्ञात करने के लिए दो आधारों अर्थात सामान्य ऊर्जा दर एवं अतिरिक्त ऊर्जा दर से प्राप्त दोनों संख्याओं का योग करना पड़ता है। यहाँ पर जो आपने निकाला शरीर का भार और फिर यहाँ पर आप इसको जोड़ेंगे दोनों को, तो यह आपका प्रतिदिन की कैलोरीज की आवश्यकता पूरी कर देगा, बता देगा। अगर आप सामान्य व्यक्ति हैं, कोई कार्य नहीं करते हैं एक्स्ट्रा, तो 70 कैलोरीज गुणे 8 घंटे 560 जोड़ देंगे आप, यहाँ से जो निकलेगा शरीर का भार किलोग्राम गुणे 1 दिन 24 घंटे 1 कैलोरी। क्लियर है आपको। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो संतुलित आहार, भोजन का कैलोरी मान और वजन प्रबंधन, ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। ये टॉपिक कैसा लगा, ये सीरीज हमारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और लगातार तैयारी करते रहिए, अपनी तैयारी में कोई भी कसर मत छोड़िए। बहुत ही जल्दी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग आने वाली है और बहुत ही जल्दी आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी। जो लोग पढ़ाई छोड़ चुके हैं, जो लोग निराशा में डूब चुके हैं, वो डूबे रहेंगे और मरते रहेंगे, उन्हें कोई बाहर नहीं निकाल सकता। अगर आप अभी तक लड़ रहे हैं, आपने उम्मीद नहीं छोड़ी है, आपने पढ़ाई नहीं छोड़ी है, तो आप में वो जज्बा है। और इस जज्बे को बनाए रखिए, इस सकारात्मकता को बनाए रखिए, क्योंकि आपको जीतना है। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।